मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी का ही 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। 3rd चैप्टर वीरों का कैसा हो बसंत आपका कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर है बहता पानी निर्मला, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। इनको हम अज्ञेय जी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है बहता पानी निर्मला, इसको हम समझा रहे हैं। आप इसको समरी के थ्रू हम समझा रहे हैं और आप इसको हम PDF के थ्रू भेज देंगे। आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही नक्शा, मैप जानते हैं। मैप हर चीज़ बताता है। आपके पास तो अब प्रेजेंट टाइम में सबके पास गूगल है, सभी लोग मैप के थ्रू जानते हैं कहाँ जाना है, आसानी से आप पहुँच जाते हैं। मैप क्या करता है? ईजिली कहीं भी पहुँचाने का काम करता है। उन्होंने क्या किया था कि भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी, नहीं सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दुनिया की सैर करने का मज़ा लिया जा सकता है। आप मैप में भी देख लेते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं और दूर दूर तक मैप के सहारे आप पहुँच जाते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ वहाँ ऐसा है, कितना डिस्टेंस है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। वो यहीं पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैर से चलकर जिन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते, वो हम अपनी सोच से उस जगह पहुँच जाते हैं। कह रहे यात्रा करने की कई तरीके हैं। जैसे जब आप कहीं घूमने की सोचते हैं तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा एक तो आप सोच कर विचार कर निश्चय कर लें कि जाना कहाँ है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटाइए, सीट बुक कीजिए, होटल जो भी आपको लेना है उसको रिज़र्व करिए। ये एक तरीका बताया उन्होंने कि ये सब जब आप पहले से प्रिपरेशन करके कहीं पे जाते हैं। कह रहे हैं क्योंकि व्यवस्थित तरीका ही है, इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर लीजिए। फिर आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीज़न देखने जा रहे हैं, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकले बर्फ़ के श्रीनगर में। उन्होंने 2 बातों को बताया है। उन्होंने 2 तरीक़ों से घूमने के लिए कहा है। एक तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए, दूसरा आप बताइए कुछ और जाइए कुछ। अंग्रेजी में कहावत है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। मतलब समझ में आया? क्योंकि घोड़े के पैर में नाल लगाई जाती है जिसमें कील की ज़रूरत पड़ती है। अगर कील नहीं होगा तो नाल नहीं फिट होगी। नाल मतलब घोड़ा जब दौड़ता है तो एक खटखट की आवाज़ आती है, उसके पैरों में नाल लगाई जाती है जिसके कील से ठोकी जाती है। अगर कील नहीं रहा तो नाल नहीं लगेगी, नाल नहीं लगेगी तो घोड़ा ढंग से दौड़ नहीं पाएगा और जिसकी वजह से युद्ध में हार हो जाएगी। मतलब उन्होंने बहुत दूर की बात कही है। हमारे पास छीनने के राज्य तो नहीं, पर एक दांत मांजने के लिए ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी, ढिबरी मतलब होता है जो दिया, आप जानते हैं ये दिवाली में जलाने वाले दीपक नहीं बेटा, वो दिया जो पहले घरों में जलाया जाता था। जैसे शीशे की बोतल, फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल के उसमें कपड़े की बाती बना के, उसको भी ढिबरी कहा जाता है। ढिबरी मतलब दिया। लिए हम कैसे मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। सोनारी, वो कहाँ गए थे? सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर में। कहाँ है? सोनारी जो गांव है वो कहाँ है? शिवसागर में है, 18 मील दूर। बरसात के दिन रास्ता कैसा था? उस समय का मौसम, रास्ता खराब था, फिर भी वो क्या किए थे? घूमने के लिए निकल गए थे। शिवसागर से कुछ ही दूर गए थे, 3-4 मील। उन्होंने सोचा कि अपना नया ब्रश ले लेंगे, उसको सही करा लेंगे जो खराब हो चुका था। मोटर की जो ढिबरी थी, दिया था, उसको भी ठीक करवा लेंगे क्योंकि वो पहले कसना मतलब चूड़ी पे फिट करने वाले आता था जिसको कस के बैठा दिया जाता था। बाद में लोगों ने उसे और भी तरीक़ों से बनाना शुरू किया। लेकिन वो क्या किया था? चूड़ी घिसना मतलब मिस कर जाना। जब हम किसी चीज़ को कसते हैं मिस हो जाता तो वो छूट जाता है। जिसमें से थोड़ा तेल चूता था तो लेखक ने क्या सोचा था कि उसे वो ठीक करा लेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये सब करके वो लौट आएंगे। 3 घंटे वापस लौटने को देखा तो सड़क पर पानी फैल गया था। जब वो लौटने के लिए सोचे, जाने में समय तो लगता है, जब वो उन्होंने लौटने के लिए सोचा तो देखा कि
पानी बड़े तेजी से क्या हुआ था, बह के दूसरी तरफ आ गया था। मतलब जैसे लग रहा था कि बाढ़ सी आने को हो गई थी। दूसरी तरफ नीचे सतह धान के खेत थे। ये कहाँ का वर्णन है बेटा, ये गांव से जुड़ा हुआ है। पानी के धक्के से सड़क कई जगह, जब बाढ़ आती है तो सड़कें भी टूट जाती हैं। उस समय क्या हुआ था उनके साथ, सड़कें क्या हुई थी, टूटने लगी थी कई जगहों से। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने देखा कुछ देर तक तो वो खड़े रहे वहां पर। फिर क्या किए, वो सड़क से बड़े जोर से दूसरी तरफ क्या कर रहा था, पानी बह रहा था। वो सड़क की एक तरफ नदी थी, सड़क के दूसरी तरफ नदी थी, और एक तरफ वो खुद खड़े थे। दूसरी तरफ क्या थी, धान की खेत थे। एक तरफ सड़क के इस तरफ क्या था, धान का खेत था, और दूसरी तरफ नदी थी जिसमें पानी बढ़ता जा रहा था। और क्या हो रहा था, सड़कें नीचे धंसती जा रही थी, कुछ सड़कें टूट गई थी। लेखक ने क्या किया, पानी होने की वजह से वो पीछे भी नहीं लौट सकते थे। पीछे क्या था, पानी था, वो पीछे वापस नहीं जा रहे, इसलिए वो आगे बढ़ते गए। ठीक है, कह रहे मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो नहीं, अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। वो चल तो रहे थे, लेकिन कैसा था वहाँ का, जब वो चल रहे थे तो क्या बताया था उन्होंने, एक तरफ खेत था और दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ नदी थी। आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंस कर गायब हो जाता। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, इस गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। वो क्या किया, वापस वो कहाँ पहुंच गया, शिवसागर। शिवसागर से सोनारी एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय के बागानों से होकर। शिवसागर से सोनारी, जहाँ से वो आए थे, वहाँ जाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी था। ठीक है, इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा इस रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। वो कहाँ से आए थे, सोनारी गांव से। ठीक है, और शिवसागर गए थे, जहाँ उन्हें बीच रास्ते में क्या हुआ था, बाढ़ का सामना करना पड़ा था। मैं डाक बंगले में कुछ घंटों के लिए तो निकला था। वो जहाँ रुके हुए थे, घूमने जहाँ गए थे, वहाँ पे कुछ सोचे कि थोड़ी देर में हम ये सारे काम करके क्या क्या काम, उनको ब्रश ठीक करवाना, दूसरा लेना था, फिर उनको अपनी ढिबरी भी सही करानी थी। तो फिर वो सोचे थे कि कुछ देर में निकल आएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो बाढ़ में घिर जाएंगे। उन्होंने मोटर की ढिबरी कसने, दूसरे दांत ब्रश को तेल साबुन लेना था, बस। वह भी लौटने में जल्दी के कारण नहीं लिया था। जल्दी जल्दी वो वापस आना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद ली थी और पार भी चले। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई हुई थी। जहाँ वो थे वहाँ भी नदी में, शिवसागर में भी आई थी और सोनारी में भी। पेड़ पौधे की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कागार ऊंचा था। कागार मतलब किनारे का जो जगह था, वो थोड़ा ऊंचाई पे था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं थे। जो जब नाव रुकती है, कभी आप गए होंगे तो देखे होंगे, साइड में जब नाव रुकती है तो उसके पे थोड़ा सा किनारा होता है, ताकि नाव वहाँ पे आराम से रुक सके और लोग उतर सके। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पे। मैं जोर से ब्रेक दबाया। वो अपनी गाड़ी से गए थे। ऐसे अधिक देर तो नहीं चल सका था। खैर, आधे घंटे उन स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे। स्वर्गन सैनी का मतलब होता है कि जो हमें स्वर्ग के भी दर्शन करा दे। बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बता रहा था कि क्या करें। ठीक है, वहाँ पे ये सारी भाषाएं कौन कौन सी, असमिया, हिंदी और बांग्ला भाषाओं में बताया जा रहा था कि वो कैसे इससे निजात पाएं। थोड़ा आगे की ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ी चाय वाय पी लें। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी से निकल कर आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। आप जानते हैं पानी में आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, बल्कि क्या करना पड़ता है। साइकिल थी, साइकिल तो जो लोग 2 लोग थे जिनसे पता चला कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। वह नाव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। फिर वह नाव मोटर पर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। उन्होंने क्या किया था, वो परेशान थे। अपनी नाव को भी, अपनी मोटर को भी, मतलब अपनी बाइक को भी उन्होंने क्या किया था, नाव पर ही चढ़ा लिया था।
लेकिन बाइक अब आगे नहीं जा सकती थी। सबने मना किया पर मेरे सर पर भूत सवार था। लेखक कहते हैं सभी लोगों ने रोका कि उधर आप नहीं जा सकते, लेकिन उन पे एक जुनून, एक जोश था कि वो बाइक से चले जाएंगे। हठधर्मी, हठधर्मी का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित भी होता है और जिद्दी भी होता है। हम किस रूप में उसे लेते हैं हठधर्मी का मतलब, ठीक है। हठधर्मी का मतलब होता है जिद्दी या किसी चीज़ को मजबूती से तैयार होना, खुद को दृढ़ संकल्पी कह सकते हैं। का अपना अनूठा रस होता था, मतलब उन्होंने सोच लिया मुझे जाना है, मतलब जाना है। रात शिव सागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी। वो कब पहुंचे शिव सागर? रात में पहुंचे। वहाँ पे किसी ने उन्हें रुकने की जगह दे दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोसा कि ना नया ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती, क्योंकि ऐसी तत्कालिक ज़रूरत तो नहीं, ना मोटर की ढिबरी का ही मामला इतना ज़रूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था? मतलब वो उनके कहने का मतलब है कि ब्रश भी इतना ज़रूरी नहीं था और ढिबरी बनवाना भी इतना ज़रूरी नहीं था जितना उन्होंने सोच रखा था। इस तरह 12 दिन काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। उन्हें कहाँ जाना था? सोनारी, और शिवसागर में ही वो पड़े थे। उनके सारे रास्ते बंद हो गए थे। लौट कर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे। जहाँ वो रुके थे, जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सोनारी में भी, जिस डाक बंगले में वो रुके थे, वो क्या हुआ था, पानी से पूरा भर गया था। उस जो कपड़े उपड़े थे उनके, वो भी सड़ गए थे, सड़ रहे थे। किताबें तो गल गई थी, पानी में पड़ी पड़ी किताबें गल गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। जिस ब्रश को वो लेने निकले थे, वो ब्रश अभी भी उनके बाथरूम में पड़ा वैसे ही मुस्कुरा रहा था। नक्शे में अभी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लेखक कहना चाहते हैं स्थूल पैरों से, मतलब हम चलकर जितना जिन जगहों को देखते हैं, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, अपनी कल्पना के माध्यम से पहुँच जाते हैं। कह रहा कल्पना के चरणों से। कल्पना के चरण का मतलब होता है हमारी सोच के जो पैर होते हैं। जब आप मैप देखते हैं, जब कहीं का इमेजिन करते हैं, जैसे लाइक अमेरिका या कहीं का भी जहाँ आप घूमने घूमने जाने की सोचते हैं, सिर्फ सोच से आप वहाँ पहुँच जाते हैं। चल के भले आप ना पहुँचे, लेकिन आप सोच से वहाँ पहुँच जाते हैं। लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सोचते हैं कि उन्होंने घूमकर बहुत कुछ किया और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हैं तो ठीक, शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है कि जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं, यह एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है। कहते हैं, लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो रमता है, मतलब किसी में रम जाता है। बहता हुआ पानी ही साफ होता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। जब हम किसी चीज़ के लिए हमेशा अपना नज़रिया बदलते हैं, तब तो वो सही होता है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर नज़रिए के लिए रुक जाते हैं कि नहीं सभी ऐसा करेंगे। लेखक को बहुत सारे लोगों ने कहा, क्या कहा, कि आपने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, लेकिन उन्हें संतुष्टि इस बात की थी कि उन्होंने जो किया वो बहुत सही था। रमता राम इसलिए कहते हैं, जो रमता नहीं वह राम नहीं। रमता मतलब किसी चीज़ में अपने आप को डुबो देना। ठीक है बेटा। सच्चिदानंद जी के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में, 1911 में, 7 मार्च 1911 में इनका जन्म कुशीनगर जनपद में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987, 1987 को। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हम आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दे रहे हैं। आप इसको एक बार फिर पढ़िएगा, और इस पूरे चैप्टर में आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, अगर पूरे चैप्टर में कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम महसूस होती है, किसी एक वर्ड में भी अगर कोई डाउट होता है, तो आप उसको हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और फिर लास्ट में एक बार फिर बताना चाहते हैं आपको, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग हम भेज देंगे, आप कर लेंगे। पहले तो हम इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, फिर हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग भेजेंगे। आप इसको पूरा अपनी कॉपी में सीरियल वाइज, पहले चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।